मॉड्यूल नेम है क्लाउड माइग्रेशन। ठीक है। क्लाउड में देखो, माइग्रेशन का जो टॉपिक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है जॉब के प्रोस्पेक्टिव से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। पहले माइग्रेशन के लिए देखो, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। माइग्रेशन में क्या क्या चीजें पॉसिबल होती हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि पूरा ऑन प्रमाइसेस टू क्लाउड। कंपनी जैसा बोलते हैं कि हमारा डेटा सेंटर था इन हाउस अभी, और उस कंप्लीट डेटा सेंटर को माइग्रेट करके हम क्लाउड पे लेके जा रहे थे। ठीक है। माइग्रेशन किसी भी टाइप का हो, एक एक रिक्वायरमेंट बोला जाता है कि पहले आपके पास क्लाउड माइग्रेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना वर्चुअलाइजेशन बेस्ड होना चाहिए। आप ये बोलो कि हमारे पास वेयर मेटल इंस्टॉलेशन था, हमने एक सर्वर पे डायरेक्ट लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ था, और उस लिनक्स मशीन के अंदर हमारा एक एप्लीकेशन रनिंग में था, तो उसको माइग्रेट करके हमें क्लाउड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे ना उस फिजिकल सर्वर को डायरेक्ट आप माइग्रेट करके क्लाउड पे नहीं ले जा सकते। तरीका उसका क्या है, पहले आप अपने एंड से उस फिजिकल सर्वर को पहले वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट में आप कन्वर्ट कर लो, या तो मैनुअली कर लो, या फिर एक तरीका होता है वर्चुअलाइजेशन में कन्वर्ट करने का, ऑनलाइन आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। या आप एक नया मशीन और रेडी कर लो वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट में, मतलब पहले बेस हाइपरवाइजर होना चाहिए, उसके ऊपर आपका एज अ वीएम सर्वर चलना चाहिए, तो उस वीएम को माइग्रेट करके आप क्लाउड पे लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ऑन प्रमाइसिस टू क्लाउड माइग्रेशन पहला चीज ये होता है। ठीक है। बहुत से लोगों का ना डाउट ये होता है कि हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क रनिंग में था, तो उस नेटवर्क को माइग्रेट करके हम कैसे लेके जाएंगे, राउटर स्विच फायरवॉल। तो याद रखना, नेटवर्क राउटर स्विच फायरवॉल ये कभी आपके क्लाउड पे माइग्रेट नहीं होते हैं। अगर आप सेम नेटवर्क अवेलेबिलिटी क्लाउड में चाहते हैं, तो क्लाउड का नेटवर्क और आपका ऑन प्रोमाइसिस नेटवर्क, उसमें आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर ने हमें ये नहीं बोला हुआ है कि हम आपको वर्चुअल राउटर देंगे। वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास सर्विस है, उस सर्विस को यूज करके आप सेम नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं, बट उसका लुक एंड व्यू थोड़ा सा अलग होगा। जैसे AWS में अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो वी हैव द BPC सर्विस फॉर नेटवर्क, राइट। तो BPC के अंदर आपके जैसे ऑन प्रोमाइसेस अगर 6 नेटवर्क चल रहे थे, तो पहले आपको 6 डिफरेंट BPCs वहां पे बनाने पड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि विद इन द नेटवर्क फायरवॉल्स की सेटिंग्स क्या थे, कौन कौन से पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं आपको आपकी एप्लीकेशन के लिए, तो वो चेकलिस्ट आपको मैनुअल पहले बनाना पड़ेगा। तो जब भी हम माइग्रेशन करते हैं ना, उसमें बहुत सारे फेज होते हैं माइग्रेशन के। पहले प्लानिंग फेज हो गया, राइट। प्लानिंग के बाद आप उसका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करोगे, हाउ मेनी सर्वर्स आर एग्जैक्टली रनिंग ऑन प्रोमाइसेस, कॉन्फ़िगरेशंस उनके क्या हैं, स्टोरेज कितना लगा है उनमें, सबका ये चेकलिस्ट आपके पास पहले रेडी टू यूज होना चाहिए। फिर आप ऑफलाइन फेज पे क्या करते हैं, अपना माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। फिर माइग्रेशन जब क्लाउड पे आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको लगता है कि मेरा डेटाबेस था, डेटाबेस मेरे पास है, हाई अवेलेबिलिटी मैंने चला रखा था, लोड बैलेंसर थे मेरे पास, ऑटो स्केलिंग ग्रुप था। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए क्लाउड वॉच मैंने इंटीग्रेट कर दिया, या कोई भी अदर थर्ड पार्टी टूल आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, नेगियोस हो गया आपका, ग्राफाना हो गया, कैक्टी हो गया, जेबिक्स हो गया। इन सारे टूल्स की जब टेस्टिंग हो जाता है ना, तो उस पायलट प्रोजेक्ट हम उसको एग्जैक्टली बोलते हैं कि आप अभी उस इन्वायरमेंट में अपना टेस्टिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद जब आपको लगता है कि यार मेरा एप्लीकेशन जैसे ऑन प्रोमाइसेस चल रहा था वैसे ही क्लाउड पे चल रहा है, तब आप एक दिन उसका कट ओवर प्लान करते हैं, राइट। ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर को आप ऑफलाइन कर दोगे, एंड तुम्हारा एप्लीकेशन अभी लाइव हो जाएगा हमारा किसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर। ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास प्लानिंग होना चाहिए क्लाउड पे। ये भी हम डिसाइड करते हैं कि यार कौन सा क्लाउड हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है। किस पे जाके हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन तरीका ना सबका सेम है। पब्लिक क्लाउड पे अगर आप जाना चाहते हैं, तो सबकी प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग,
ठीक है, प्रोविजनिंग सबका सेम है। ऑन प्रोमाइसिस टू क्लाउड, कभी कभी आपने देखा होगा हम एप्लीकेशन माइग्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन माइग्रेशन। जैसे आपने बोला मेरे पास एक एक सर्वर था, उसके अंदर मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा था। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के ना कई तरीके होते हैं। या तो आप एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन जो भी था उसका डेटा उसको मैन्युअली क्लाउड पे कॉपी कर दो। आपने बोला कि मैन्युअली कॉपी करने में देयर में बी अ ह्यूमन मिस्टेक, तो आप पूरे सर्वर को ही माइग्रेट करके आप क्लाउड पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट वन स्टैंड अलोन सर्वर। ठीक है, इसके बाद आपने सुना होगा एक हमारे पास होता है डेटाबेस माइग्रेशन। डेटाबेस माइग्रेशन ना कई तरीके से होता है। एक तो होता है क्लाउड टू क्लाउड, ठीक है। एक होता है विद इन द सेम क्लाउड, और एक डेटाबेस माइग्रेशन होता है ऑन प्रेमाइसिस टू क्लाउड। तीनों का मतलब देखो क्या है। क्लाउड टू क्लाउड का मतलब ये होता है कि बहुत से कंपनीज ऐसा करते हैं कि उनका एज्योर पे डेटाबेस चल रहा था, मतलब जो डेटाबेस की सर्विस उन्होंने ले रखी थी एज्योर से ले रखा था, एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू स्विच डेटाबेस सर्विस ऑन AWS, राइट। उन्होंने बोला कि AWS से अगर हम डेटाबेस लेते हैं तो उसमें हमें रिलायबिलिटी भी मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है हमारे पास, कॉस्ट भी कम मिल रहा है हमें, और अच्छे ऑप्शंस हैं। तो हम एजोर से डेटाबेस अपना डिसकंटिन्यू करके डेटाबेस की सर्विस हम लेंगे किससे, AWS से। पहला रिक्वायरमेंट ये होता है, ठीक है। सबके तरीके जो है ना बिल्कुल सिमिलर हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको देखने पड़ेंगे इधर उधर से, बाकी का कॉन्सेप्ट पिक्चर बिहाइंड अगर आप देखोगे जाके तो सबका यही है, ठीक है। विद इन द सेम क्लाउड में क्या होता है, जैसे आपने बोला कि AWS में भी मेरे पास जो डेटाबेस इंजन्स मेरे को AWS अवेलेबल कराता है, 6 टाइप के डेटाबेस इंजन्स। अरोरा डेटाबेस है उनका, माइसिक्वल डेटाबेस है, ठीक है, पोस्टग्रेसिक्वल है, ओरेकल है, ठीक है, एंड एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। तो आपने बोला कि यार मैं अगर माइसिक्वल डेटाबेस रन कर रहा हूँ, तो माइसिक्वल से अगर मेरे को अमेजोन अरोरा पे अगर जाना है, तो सबसे पहले तो ये देखना है, बहुत से डेटाबेस ऐसे आप माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। ओरेकल चल रहा है माइसिक्वल पे ले जाओ, क्योंकि वो डेटाबेस की सेटिंग्स आपको देखने पड़ते हैं कि उनके टेबल कॉन्टेक्स्ट वगैरह सेम मैच करते हैं कि नहीं, क्योंकि डेटाबेस में हायरार्की सिस्टम सबसे पहले समझना होता है कि डेटा डिस्क्रिपेंसी तो नहीं होगी माइग्रेट करने के बाद, ठीक है। तो विद इन द सेम क्लाउड का मतलब होता है कि आप अपना डेटाबेस इंजन टाइप आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ऑन प्रोमाइसिस टू क्लाउड माइग्रेशन का क्या होता है, डेटाबेस का मतलब आपके पास इन हाउस डेटाबेस सर्वर्स थे, ओनली डेटाबेस सर्वर्स को आप क्लाउड पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक प्लानिंग आपको करना पड़ता है पहले, क्योंकि डेटाबेस आर द मोस्ट क्रिटिकल सर्वर्स फॉर योर एप्लीकेशन और फॉर योर बिजनेस, ठीक है। क्या जो ऑन प्रोमाइसिस सेटअप आपने डेटाबेस का लगा रखा था, रेप्लिका, बैकअप, डिजास्टर, स्नैपशॉट, ये सब आपको डेटाबेस की परफॉर्मेंस, क्या ये सब क्लाउड प्रोवाइडर आपको उतने ही लेवल से दे रहा है, तो ये चीजें पहले हमें अंडरस्टैंड करने होते हैं थ्रू द पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। फोर्थ, अगर मैं आपसे बोलता हूं तो एक हमारा होता है पूरा बिग डेटा सेंटर, बिग या लार्ज डेटा सेंटर आप बोल सकते हैं इसको, लार्ज डेटा सेंटर माइग्रेशन। देखो बहुत से डेटा सेंटर्स ऐसे होते हैं कि जिनका साइज, डेटा का ही साइज आपको लगता है 500 TB या 1000 TB इतने के आसपास है, ठीक है। तो इन डेटा सेंटर्स को बोलते हैं कि दे विल टेक द टाइम। अगर आप उनको माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो दिस इज नॉट लाइक कि 1 या 2 दिन में पूरा माइग्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो AWS ने बोला हुआ है कि जो स्मॉल साइज के डेटा सेंटर्स हैं उनको आप ऑनलाइन माइग्रेट भी कर सकते हैं, और जो बड़े डेटा सेंटर्स हैं उनके लिए आपको फिर पूरा बहुत कुछ प्लानिंग आपको करना पड़ता है। डेटाबेस हो चाहे आपका सर्वर्स हो,
और सर्वर्स के अंदर भी आपके पास एन नंबर ऑफ टाइप के सर्वर्स हैं। तो ऐसे सर्वर डेटा सेंटर्स माइग्रेशन के लिए AWS का डेडिकेट एक माइग्रेशन टीम है, वो आपको सपोर्ट करता है उसके लिए फिर। ठीक है, दे विल गिव यू द चेकलिस्ट, वो आपको पूरा समझना पड़ेगा। ये एक पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, तो ओवरऑल टाइप ऑफ माइग्रेशन की मैंने आपसे बात की है अभी। कौन कौन से सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं माइग्रेशन के लिए। ठीक है, तो माइग्रेशन देखो हमारा है दो टाइप का। एक तो ऑनलाइन माइग्रेशन है, ठीक है, और एक आपका है ऑफलाइन माइग्रेशन। ठीक है, ऑनलाइन माइग्रेशन में भी हम दो तरीके से माइग्रेशन करते हैं। एक हमारा है मैनुअल और एक है हमारा क्या, ऑटोमेटिक। मैनुअल और ऑटोमेटिक में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले एक मैं ऑन प्रोमाइसिस डेटा सेंटर का लेआउट आपको बना के देता हूं। जैसे ऑन प्रोमाइसिस हमारे पास क्या होता है, हमारा ये डेटा सेंटर हो गया। मैं एक एक चेसिस का आपको बता रहा हूँ, जैसे एक सिंगल चेसिस, इसको माइग्रेट करके आपको क्लाउड पे लेके जाना है। लेट सपोज ये जो हार्डवेयर का वर्जन आपका था HP C7000, ठीक है, HP का हार्डवेयर आपने लगा रखा था और इसको माइग्रेट करके आप क्लाउड पे लेके जाना चाहते थे। आपने क्या कर रखा था, इस चेसी में सबसे पहले एक वी सेंटर आपने इंस्टॉल कर रखा था। ठीक है, तो ये जो मैंने ड्रॉ अभी किया है आपके सामने, दिस इज योर वी सेंटर। सबको पता होगा वी सेंटर क्या होता है, व्हाट इज वी सेंटर। This is the hypervisor for वी सेंटर देखो आपका एक तरीके से ऑर्केस्ट्रेटर का काम करता है। लाइक आपके पास 10 हाइपरवाइजर्स हैं, तो हाइपरवाइजर्स के लिए डेटा सेंटर, एक वर्चुअल डेटा सेंटर अवेलेबल कराना और उनको एक जगह से बैठ के सेंट्रलाइज मैनेज करना, लाइक क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन देना। और वी सेंटर के बिना वर्चुअलाइजेशन में, अगर मैं VMware टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, तो वी कैन नॉट अचीव द हाई अवेलेबिलिटी। हाइपरवाइजर्स के बीच में VMs को इधर से उधर मूव करना, माइग्रेशन करना उनका, वी कैन अचीव ओनली बाय वी सेंटर। ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास एक ये सेंट्रलाइज टूल है जहां से बैठ के हम क्या करते हैं, पूरे अपने हाइपरवाइजर्स को, जितने भी हाइपरवाइजर्स हैं उनको हम मैनेज कर पाते हैं, उनका मैनेजमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन टॉप हमने वी सेंटर लगाया और लेट सपोज आपने बोला इस वी सेंटर के अंदर हमारे पास 10 हाइपरवाइजर्स क्या कर रखे हैं हमने, इंस्टॉल कर रखे हैं। हाइपरवाइजर्स का मतलब है जिस चीज को मैं कोर्स में, हमने जब EC2 टॉपिक पढ़ा था, जहां पे मैं होस्ट कंप्यूटर आपको बोल रहा था ना, कंप्यूट नोड जो कि आपके VMs को होस्ट करते हैं, तो आपके डेटा सेंटर के जो VMs है ना, इन 10 हाइपरवाइजर्स पे चल रहे हैं। तो ये हाइपरवाइजर्स क्या कर रहे हैं, आपको कंप्यूट रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, जिनके बेसिस पे आपके VMs के अंदर एप्लीकेशन, डेटाबेस जो भी आपने रन कर रखा है उन 10 हाइपरवाइजर्स पे चल रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको। sir. इसके बाद लेट सपोज आपने बोला इन 10 हाइपरवाइजर्स में मेरे पास टोटल 50 VMs हैं, जिनको माइग्रेट करके मेरे को क्लाउड पे लेके जाना है। ठीक है, तो इनको ना माइग्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं इनका। तो ऐसे डेटा सेंटर्स को हम बोलते हैं दीज आर द स्मॉल डेटा सेंटर्स। आप ऑनलाइन भी इनका माइग्रेशन कर सकते हैं आप। अब ऑनलाइन में मैनुअल भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेटिक माइग्रेशन। ठीक है, तो ऑटोमेटिक माइग्रेशन के लिए AWS वाले बोलते हैं, जैसे आपको अगर ऑटोमेटिक माइग्रेशन करना है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिक माइग्रेशन के लिए ना दो सर्विसेज हैं। एक सर्विस है SMS का और एक सर्विस हमारा है किसका, DMS बोलते हैं वो उसको। ठीक है, SMS एंड DMS। SMS को हम बोलते हैं सर्वर माइग्रेशन सर्विस। ठीक है, और DMS को हम बोलते हैं क्या, डेटाबेस माइग्रेशन
सर्विस। एसएमएस मतलब अगर आपको ओनली डेटाबेस माइग्रेट करके लेके जाना है तो आप डीएमएस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और जो सर्वर्स जिनमें डेटाबेस आपने इंस्टॉल नहीं किया है उनको अगर आपको माइग्रेट करना है तो यू कैन यूज द सर्वर माइग्रेशन सर्विस। लेकिन ये दोनों ही सर्विसेज क्या कहते हैं कि आपके पास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, दिस इज फॉर एसएमएस, ठीक है। एसएमएस सर्विस क्या कहता है, आपके पास पहले ये वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए तब आप इस सर्विस को एडब्ल्यूएस क्लाउड में यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास तो वी सेंटर भी नहीं है और हाइपरवाइजर्स भी नहीं है और ये पूरा कंप्लीट इंफ्रा हमारे पास नहीं है। तो पता है ये लोग बोलते क्या है कि आपको ना एक एक जो प्लगइन है आपको पहले ऑन प्रेमाइसेस इंस्टॉल करना होता है, और ये प्लगइन क्या करता है आपका पूरा मैनेजमेंट को मैनेज करता है ड्यूरिंग द माइग्रेशन। एक प्लगइन आपका जब आपके ऑन प्रोमाइसेस जो कि एडब्ल्यूएस आपको रेडी टू यूज एक सॉफ्टवेयर देता है उसको मैं प्लगइन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एज अ वीएम आपको पहले अपने इन्वायरमेंट में इस प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये प्लगइन क्या करता है आपके इस वी सेंटर की पूरी चेकलिस्ट को अपने पास स्टोर करके रखता है और पूरा उसको माइग्रेट करके कहाँ पे ले जाता है फिर, बाय यूजिंग द एसएमएस सर्विस ओवर द एडब्ल्यूएस क्लाउड। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, पहले इसका इंस्टॉलेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एसएमएस का जो प्लगइन है आपको यहाँ अपने वी सेंटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो क्या करता है उसके पास एक तरीके से एक चेकलिस्ट आ जाता है पूरा कि these are the VMs, this is the configuration and this is the hard disk information, this is the CPU information, this is the network information। और वो प्लगइन पूरा कम्युनिकेट करता है आपके एडब्ल्यूएस के क्लाउड से माइग्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं क्या, ऑटोमेटिक माइग्रेशन। सेम आपका डीएमएस सर्विस कहता है, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन आपको एडब्ल्यूएस के साइड करने पड़ते हैं और सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको करने पड़ेंगे अपने ऑन प्रीमाइसेस, ठीक है। लेकिन हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं ना, वी विल फॉलो द मैनुअल माइग्रेशन स्टेप्स। मैनुअल माइग्रेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, एक तरीका है वीएम इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेथड। एडब्ल्यूएस बोलता है कि अगर आपके पास 10 to 20 वीएम्स हैं तो आप उनको वीएम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट मेथड के थ्रू भी आप माइग्रेट कर सकते हैं। दिस इज द मैनुअल वे। हमें सर्टेन प्रिपरेशन इसके लिए भी करनी पड़ती है माइग्रेशन के लिए, तो वी विल सी ओनली वीएम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेथड, ठीक है। तो इस तरीके को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। उस लैपटॉप में आपके पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो पहले से, VMware वर्क स्टेशन, या फिर आप अगर Oracle वर्चुअल बॉक्स यूज करते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर VMware प्लेयर भी आपके पास है, तो ये तीनों चीजें आपके यहाँ सपोर्टेड हैं, ठीक है। इस VMware वर्क स्टेशन के अंदर एक मशीन आपके पास होना चाहिए विद रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड और एज वेल विंडोज बेस्ड, ठीक है। आप अपनी एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए इस सर्वर में कोई पहले से एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर दो, और आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आपका सर्वर बिना एप्लीकेशन के भी, जैसे कि जैसा आपके जो लैपटॉप में चल रहा था, वो माइग्रेट होके क्लाउड में आपको दिखेगा, ठीक है। ये प्रिपरेशन आपको पहले करके रखना है। मैं आपसे बात कर रहा था कि बिग डेटा सेंटर्स माइग्रेशन के लिए एडब्ल्यूएस कौन सी सर्विस हमें देता है। कर हम एसएमएस के थ्रू भी सकते हैं बट दिस विल टेक द ह्यूज टाइम। आप चाहते हैं कि मेरे को ऑफलाइन मोड पे माइग्रेशन करना है, ये सब तो ऑनलाइन मेथड हो गए, ठीक है। बट ऑफलाइन मोड पे अगर माइग्रेशन आपको करना है तो मैंने स्टोरेज जब टॉपिक आपको पढ़ा रहा था तो इनका एक एक सर्विस है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्नोबॉल। स्नोबॉल आपका क्या कहता है कि अगर आपको क्लाउड माइग्रेशन अगर करना है तो
हमारे पास क्या है, स्नोबॉल एक स्टोरेज Storage कंटेनर है, service. Yeah. राइट? Yeah. इट्स अ स्टोरेज कंटेनर। हम लोग क्या करते हैं, एक आपसे पहले एक ऑर्डर लेते हैं कि आपके डेटा सेंटर का व्हाट इज द नियर अबाउट साइज ऑफ योर डेटा सेंटर। उसके अकॉर्डिंग हम आपके डेटा सेंटर पे एक एक कंटेनर स्टोरेज का भेजते हैं, और वो लोग मैनुअली पहले डेटा कॉपी करके लेके आते हैं कंटेनर में। एंड फिर ऑफलाइन मोड पे हमारा माइग्रेशन टीम आपके साथ सिंक में होके पूरे प्रोजेक्ट को पहले क्लाउड पे माइग्रेट करते हैं, राइट? एक टीम आपका AWS के साइड से सपोर्ट करेगा, एंड एक माइग्रेशन टीम आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। सो दे विल सिंक अप जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है, एंड माइग्रेशन प्रोसेस आपका फिर स्टार्ट होता है, ठीक है? और फिर कट ओवर वगैरह जो एक्टिविटीज होती हैं वो बाद में आप प्लान करते हो, ठीक है? तो हम लोग जो अभी फॉलो करेंगे VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेथड, एंड दिस इज अगेन द मैनुअल माइग्रेशन। अब इसके लिए हमें ना कुछ सर्टेन प्रिपरेशन करने होते हैं। क्या क्या प्रिपरेशन के पार्ट हैं वो हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है? मैंने देखो क्या कर रखा है, मेरे पास एक मशीन मैंने सेंटोस का इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप में, ठीक है? तो इस मशीन को ही हम माइग्रेट करके क्या करेंगे, AWS के क्लाउड पे लेके जाएंगे, ठीक है? अब ये मशीन हो सकता है कि हाइपरवाइजर पे चल रहा है आपके अकॉर्डिंग, या हो सकता है आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है? सो व्हाट आई हैव डन, मैंने अपने एक लैपटॉप में VMware वर्कस्टेशन के अंदर एक सेंटोस 7 का VM यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है? VM मेरा अप एंड रनिंग है, सेंटोस नाम का यूजर मैंने बना रखा है। सेंटोस का पासवर्ड भी मैंने रेड हैट सेट कर रखा है, और रूट का पासवर्ड भी रेड हैट, ठीक है? सबसे पहले VM को आपको क्या कर लेना है, शट डाउन। जब आप इसको आप माइग्रेट करके लेके जाएंगे, तो VM को प्रॉपर पहले आप अपने लैपटॉप में क्या कर लें, एक बार शट डाउन कर लें, ठीक है? शट डाउन करने के बाद सिंपल आपको फाइल ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट टू OBF, ठीक है? एक्सपोर्ट टू OBF करने के बाद यहाँ पे एक या तो फोल्डर बना लें, या आप किसी भी डायरेक्टरी में इसको आप एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है? तो एक्सपोर्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके पास एक VMDK फाइल मिलेगा आपको, ठीक है? माइग्रेशन के लिए देखो कौन कौन से फाइल टाइप सपोर्टेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। OBA एक्सटेंशन सपोर्ट है आपका, ठीक है? एक VMDK एक्सटेंशन सपोर्टेड है, ठीक है? और एक आपका अगर ओरेचल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज करते हैं तो वहां पे आई थिंक VHD करके बनता है, ठीक है? तो एक्सटेंशन मतलब वर्चुअलाइजेशन के जो मैक्सिमम एक्सटेंशन टाइप होते हैं ना, वो यही होते हैं, या तो ओवा फाइल होती है, या VMDK होता है, या VHD, ठीक है? तो ये सारे एक्सटेंशन आपके पास सपोर्टेड हैं। तो जैसे ही हमारा जो एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा, वी विल गेट द सम फाइल्स इनसाइड द डायरेक्टरी डी। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे डॉट टेम्प फाइल हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ही 3-4 फाइल हमें अभी दिखेंगे, ठीक है? इसके बाद एक डॉक्यूमेंट मैंने लिखा हुआ है, और उस डॉक्यूमेंट में ये भी बता रखा है कि आपके कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीट द माइग्रेशन प्रोसेस, ठीक है? जैसे सपोर्टेड फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है OBA, BHD, VHDX, VMDK या रॉ फॉर्मेट, ठीक है? सबसे पहले आपको करना क्या है, अरे रॉ फॉर्मेट क्या है? रॉ फॉर्मेट मतलब आपका जैसे कोई ISO वगैरह है उसका है ये, ओके ओके। ठीक है? हम्म। देखो स्टेप्स हमारे क्या क्या रिक्वायर्ड हैं उनको मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन। आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक माइग्रेशन सर्वर आपके पास होना चाहिए, माइग्रेशन का मशीन, ठीक है? माइग्रेशन मशीन, माइग्रेशन मशीन हो सकता है आपका खुद का लैपटॉप हो जहाँ पे ये मशीन चल रहा है, ठीक है? या वन सर्वर इन AWS क्लाउड, वन मशीन इन AWS क्लाउड,
ठीक है, ये मशीन चाहे आपके पास विंडोज का है चाहे लिनक्स का है, दोनों ही सपोर्टेड है। ठीक है। बस रिक्वायरमेंट क्या है, इस मशीन में आपके पास AWS का जो CLI है वो इंस्टॉल्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी हैव द सर्टेन AWS CLI कमांड टू परफॉर्म द माइग्रेशन प्रोसेस। ठीक है, पहले स्टेप्स में आपसे बोला हुआ है कि एक AWS CLI आप डाउनलोड कर लें एंड माइग्रेशन जो सर्वर है उसके अंदर आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, AWS के क्लाउड के साइड आपको क्या करना है, एक बकेट आपके पास पहले होना चाहिए। तो S3 सर्विस में जाके यू कैन क्रिएट वन बकेट, और इसका नाम आप दे सकते हैं लाइक माइग्रेशन बकेट। ठीक है, अब देखो ये AWS की S3 सर्विस हो गया, तो मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूं जिसके बेसिस पे हम इसको पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। ये लैपटॉप हो सकता है कि यहाँ क्लाउड में ही रनिंग में है, या हो सकता है कि आपका खुद का लैपटॉप भी है। ठीक है, हमें करना क्या है, जो VMD के फाइल हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, इस वाले फाइल को एज अ ऑब्जेक्ट हमें अपलोड करना है कहाँ पे, इस बकेट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो भी फाइल का नेम होगा, ठीक है, XYZ, करना क्या है हमें, मैं ये एक एक स्पेस बना रहा हूं जिसको हम बोल रहे हैं EC2 सर्विस। क्लाउड में ऑलरेडी Amazon ने बोला हुआ है कि मेरा जो EC2 सर्विस है, EC2 सर्विस इज रेस्पॉन्सिबल टू रन द वर्चुअल सर्वर्स इन AWS क्लाउड। EC2 का ही एक दो सब रिसोर्सेस हैं आपके। पहला सब रिसोर्स क्या है, AMI, और दूसरा सब रिसोर्स क्या है मेरा, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, आपका जो VMD के फाइल है ना, वो एक्सटेंशन तो AWS क्लाउड में सपोर्टेड नहीं है, राइट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक ISO फाइल है, ISO फाइल को VMware वर्कस्टेशन में रन कर दो, तो इज दिस सपोर्टेड? हाँ जी। सर क्वेश्चन है आईएसओ फाइल क्या क्वेश्चन था? मैंने कहा आपसे, मैंने आपको एक ISO फाइल दिया किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसको हम्म। VMware वर्कस्टेशन में आप रन करके दे दो, तो इज दिस सपोर्टेड? पहले नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पूरा उसको कन्वर्ट करते हैं VMD के फाइल में। हम्म। क्योंकि VMware वर्कस्टेशन क्या कहता है, मैं VMD के एक्सटेंशन को सपोर्ट करता हूँ, आपका ISO है तो उसको पहले कन्वर्ट करो मेरे डिजायर्ड फॉर्मेट में। ऐसे ही AWS वाले क्या कहते हैं, चाहे आपका VMD के फाइल है, चाहे OVA फाइल है, चाहे VHD फाइल है, उसको पहले कन्वर्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा, Amazon के सपोर्टेड फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, AMI बनाना पड़ेगा उसका। मैंने आपसे बोला था कि यार S3 इज अ डिफरेंट सर्विस एंड EC2 इज डिफरेंट सर्विस। आप कोई इंटरनेट के थ्रू एक इमेज अगर पुश कर रहे हैं कहाँ पे, AWS के EC2 सर्विस में, और उसका सब रिसोर्स है AMI, so you required some internal rights to communicate each other between EC2 and S3 सर्विस, राइट। हमें रोल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, और रोल्स के बाद ये तो हो गया इंटरनल रोल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, जब AMI बात करेगा इस बकेट से, या EC2 सर्विस इस S3 सर्विस से बात करेगा, तब तो हमें इंटरनल IAM रोल्स की रिक्वायरमेंट है। एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इन दोनों सर्विसेज में वी रिक्वायर द रोल्स, और इस प्रोसेस को जो हैंडल करेगा उसके लिए एक यूजर भी आपको चाहिए जो पूरे कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा। अब यूजर को जब तक बकेट पे एक्सेस नहीं देंगे या फिर EC2 सर्विस पे एक्सेस नहीं देंगे, वो कमांड नहीं चला पाएगा, क्योंकि AWS में बोला जाता है जो भी कमांड चलेगी, यू रिक्वायर्ड सर्टेन परमिशन।
तो हम लोग क्या करेंगे, वी रिक्वायर्ड वन यूजर टू एग्जीक्यूट द कमांड्स फॉर माइग्रेशन एंड सम परमिशंस फॉर द S3 एंड EC2 सर्विस। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, स्टेप नंबर 3 में लिखा है, क्रिएट एन IAM यूजर विद सफिशिएंट परमिशंस रिक्वायर फॉर माइग्रेशन। एक तो ये वाला परमिशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर फुल एक्सेस, एंड एक कस्टम पॉलिसी भी इन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये पॉलिसी आपको उस माइग्रेशन यूजर को देना पड़ेगा। फिर आपसे बोल रहा है कि एक रोल आपको बनाना है VM इंपोर्ट के नाम से, एंड इस रोल के लिए भी मैं आपको एक कस्टम पॉलिसी का कोड दे रहा हूं, वो पॉलिसी बना के आपको इस रोल के साथ क्या करना है, अटैच। एक्सपोर्ट वर्चुअल मशीन इन लोकल डिस्क ऑफ योर PC, ये काम हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, ये भी काम हमारे पास ऑलरेडी हो रखा है। ये काम हमारा पेंडिंग है, रोल और पॉलिसी बनाना, ठीक है। आपसे बोल रहा है क्रिएट अ S3 बकेट एंड अपलोड एक्सपोर्टेड डिस्क टू S3 बकेट। एक्सपोर्टेड डिस्क मतलब जो VMD के फाइल है उसको एज अ ऑब्जेक्ट बकेट के अंदर अपलोड कर दो। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, जिस रीजन में आप सर्वर को माइग्रेट करके ले जाना चाहते हैं उसी रीजन में आपका बकेट होना चाहिए। इफ यू वांट कि सर्वर मेरा मुंबई में चलना चाहिए, तो बकेट भी आप कहाँ पे बनाओगे माइग्रेशन का, मुंबई रीजन में, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि इतना काम होने के बाद 3 स्टेप है जो कि बहुत नॉर्मल है, ज्यादा कुछ उसके लिए आपको करना नहीं है, ठीक है। क्या करना है मेरे को, अब यहां से आगे नेक्स्ट हम अपना प्रिपरेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो 3-4 फाइल्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखी हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपके लिए, तो उनको भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीज आपको ना इंटरनेट से निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी ऑलरेडी ये चीजें सब आपको यहाँ दे रखे हैं, तो नो नीड टू सर्च ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इन चारों फाइल्स को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। देखो पहले फाइल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड परमिशंस फॉर IAM यूजर्स। तो जो पॉलिसी आप कस्टम यूजर को अटैच करोगे ना, वो ये वाला कोड आपको उस पॉलिसी में लिखना है। सो दिस इज द जेसन कोड फॉर योर पॉलिसी। एक रोल आप जो बनाओगे, रोल के लिए जो आपको सर्विस रोल यहाँ पे हमें बनाना है, सर्विस रोल मींस फॉर S3 एंड EC2। तो वहां पे रोल के लिए ये चीज आपको देना है, और इस रोल के लिए जो पॉलिसी आप अटैच करोगे ये उसका पॉलिसी कोड है, ठीक है। और लास्ट है आपका, ये माइग्रेशन का एक फाइल बनेगा, उसके लिए आपको ये सिंटैक्स यूज करना है, ठीक है। ऑनलाइन अगर आपको ये सोचते हैं कि मैंने ये कहाँ से निकाला है, तो आपको बता देता हूं मैं। ऑनलाइन गूगल पे जाके सिंपल आपको क्या टाइप करना है, यू विल हैव टू टाइप VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन AWS, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे तो आपको देखो ये मिल रहा है ना, यहाँ पे VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स AWS डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हाट इज, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप। VM import export enables you to import virtual machines images from your existing virtualization environment to Amazon EC2 and then export them back, ठीक है। और यहाँ से रिक्वायरमेंट्स वाले फील्ड में अगर आप जाओगे, तो यहाँ से आपको बताएगा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड हैं इस मेथड में, तो वो सब लिखे हुए हैं, ठीक है। उनके कौन कौन से वर्जन आप माइग्रेट कर सकते हैं। परमिशंस वगैरह का मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको बोल रहा है कि IAM यूजर को परमिशन जो है ना वो ये वाले रिक्वायर्ड है, तो यही फाइल मैंने यहाँ से कॉपी करके TXT फाइल बना रखा है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। सर्विस रोल क्या रिक्वायर्ड है, तो ये चीज देखो मैंने यहीं से लिखा हुआ है, ठीक है। इस सर्विस रोल में परमिशन क्या चाहिए वो भी मैंने यहीं से लिखा हुआ है, पॉलिसी जो है, ठीक है। और इसके बाद रेस्ट ऑफ दी चीजें आपकी क्या है, फिर आप नीचे जाओगे इमेज इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये कमांड्स जो लिखे हुए हैं ये वाली चीज, ठीक है, ये जेसन फाइल का कंटेंट है,
ठीक है, कंटेनर्स डॉट जेसन फाइल, जो लास्ट वाला मैं आपसे बात कर रहा था अभी, ये वाला कंटेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं हमारा एक्सपोर्ट जो हमने किया था फाइल को, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इज कंप्लीटेड। अपने लोकल डिस्क में देख लेते हैं हमें क्या यहाँ पे एग्जैक्टली मिल रहा है। ठीक है, देखो आपसे बोल रहा है कि दिस इज द फाइल टाइप। अगर देखोगे तो ये हमारा वीएमडी के फाइल है, ये हमारा ओवा फाइल हो गया, और ये बना है इमेज फाइल। ठीक है, तो हमें क्या पिक करना है यहाँ से, इन तीनों में से आप ये या तो ओबा भी अपलोड कर सकते हैं आप, या फिर वीएमडी के। तो मैंने देखो एग्जैक्टली exactly क्या कर रखा है, मैंने ऑलरेडी ये काम प्रिपरेशन का कंप्लीट कर रखा था, बिकॉज दिस विल टेक द टाइम। अगर इस फाइल का साइज आप देखते हैं 1.4 जीबी, तो मैं अगर मैनुअली यहाँ अपलोड करना स्टार्ट करूंगा तो दिस विल टेक द टाइम। मैंने क्या कर रखा है ऑलरेडी प्रिपरेशन में, आई हैव द वन बकेट विद नेम CentOS हाइफन माइग्रेशन। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, एक मुंबई रीजन में हम लोग क्या करते हैं, एक और बकेट बना लेते हैं, किस नाम से, माइग्रेशन हाइफन बकेट के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे बकेट का नाम क्या दिया, माइग्रेशन हाइफन बकेट, और बकेट का रीजन हम ले लेते हैं क्या, AP साउथ 1। ठीक है, अलाउ ऑल पब्लिक एक्सेस एंड क्रिएट द बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं KR माइग्रेशन हाइफन बकेट। ठीक है, अब जो फाइल मैंने सेंटोस हाइफन माइग्रेशन में अपलोड कर रखा था, इस फाइल को मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक्शंस, और इसको मैं मूव करा देता हूँ फाइल को, कहाँ पे, KR माइग्रेशन हाइफन बकेट के अंदर। ठीक है, एंड मूव द फाइल। ठीक है, तो मेरा जो फाइल है एग्जैक्टली exactly मेरे को कहाँ पे मिलेगा अभी, Amazon S3 में मैं गया, KR नेटवर्क हाइफन माइग्रेशन, यहाँ पे मेरा वो फाइल आ गया है। ठीक है, साइज इसका समहाउ 1.6 जीबी है, क्योंकि ये मैंने पहले अपलोड कर रखा था, काफी पहले इसको अपलोड अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले फाइल को ही हम यूज करेंगे अभी माइग्रेशन के लिए। ठीक है, तो एक्सपोर्टेड जो हमारा VMD के फाइल था वो हमने बकेट में अपलोड कर दिया है। जो सेकंड बकेट है नाउ, इसको आप चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं, बकेट हमारे पास अवेलेबल है, वी नीड टू क्रिएट वन माइग्रेशन यूजर। ठीक है, तो माइग्रेशन यूजर क्रिएट करने के लिए IAM सर्विस में मैं गया। ठीक है, क्लिक ऑन ऐड यूजर, और यूजर का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे माइग्रेशन। ठीक है, हमें यूजर को बस CLI एक्सेस देना है, क्योंकि ग्राफिकल से ये लॉगिन नहीं करेगा, तो वी नीड ओनली एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है, नेक्स्ट, परमिशंस में जाके मैंने क्या किया, अटैच, अभी परमिशन कोई मैं इस यूजर को नहीं दे रहा हूं, बाद में हम दोनों परमिशंस एक साथ इस यूजर को देंगे। ठीक है, दिस यूजर हैज नो परमिशंस, सिंपल, मैंने इसका जो CSV फाइल है वो हमें रिक्वायर्ड होगा, वो मैंने डाउनलोड करके रख लिया है अपने पास, क्लोज। ठीक है, अब माइग्रेशन यूजर के लिए कस्टम पॉलिसी पहले आपको राइट करना पड़ेगा। सिंपल, क्लिक ऑन क्रिएट पॉलिसी और चूज द मेथड जेसन। ठीक है, कस्टम पॉलिसी का जो जेसन कोड है वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके दूंगा। तो नोटपैड प्लस प्लस में सबसे पहला जो है आपका IAM यूजर परमिशंस पॉलिसी कोड, रिक्वायर्ड परमिशंस फॉर IAM यूजर्स। तो इस कोड को आपको ज्यों का त्यों पूरा क्या कर लेना है, नीचे तक कॉपी
और जहां पे आप पॉलिसी राइट कर रहे हैं अपना, ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। चेंजेस आपको क्या करने हैं, एक जगह आपको चेंजेस करना है, जो माइग्रेशन नाम का बकेट आपको बनाया बनाया है आपने, वो नेम आपको यहाँ देना है बस, के आर माइग्रेशन हाइफन बकेट, ठीक है। मेक श्योर ये नाम आपका गलत नहीं होना चाहिए, और कहीं पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। रिव्यू पॉलिसी एंड यहाँ पे पॉलिसी का नाम मैं दे देता हूं, माइग्रेशन पॉलिसी फॉर यूजर, ठीक है, क्रिएट। ठीक है, पॉलिसी आपने बना दिया। नाउ क्लिक ऑन यूजर्स टैब एंड माइग्रेशन यूजर। नाउ क्लिक ऑन ऐड परमिशंस, ठीक है, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे जाके क्या करना है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस वाला पॉलिसी, और एक आपने जो बनाया है माइग्रेशन पॉलिसी फॉर यूजर। ये दो पॉलिसी आपको क्या करने हैं, यूजर को आपको देने हैं। एक कस्टम है, एक प्री डिफाइंड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्टेप्स को देखते हैं जाके, तो ये काम हमने स्टेप नंबर 3 कर दिया है। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में पहले वो हमसे बोल रहा है कि आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा कस्टम फॉर द रोल। तो मैंने क्या किया, पहले पॉलिसी बना रहा हूं, फिर मैं रोल बनाऊंगा, ठीक है। रोल के लिए क्या हमें परमिशंस चाहिए, तो रोल के लिए 3 नंबर का जो फाइल है पॉलिसी कोड फॉर रोल, इसको पूरा आपको ज्यों का त्यों क्या करना है, यहां से कॉपी, और कॉपी करने के बाद ठीक है, चेंजेस आपको क्या करने हैं, यहाँ दो जगह आपको चेंजेस करने हैं। पूरे इस वाले लाइन को यहां से हटा के आर जो माइग्रेशन का बकेट आपका था, के आर माइग्रेशन हाइफन बकेट, और सेम आपको नीचे वाले लाइन में भी बकेट का नेम यहाँ पे देना है, ठीक है, के आर माइग्रेशन हाइफन बकेट। रिव्यू कर लो एक बार पॉलिसी को, एंड पॉलिसी का कोई भी आप नाम दे दो यहाँ पे, पॉलिसी फॉर IAM रोल। अब आपको सिंपल रोल्स पे जाना है एंड क्लिक ऑन क्रिएट रोल फॉर EC2 सर्विस, नेक्स्ट परमिशन, ठीक है। यहाँ पे पॉलिसी कौन सा देना है आपको, जो अभी आपने क्रिएट किया था, पॉलिसी फॉर IAM रोल। रोल का नाम मैं दे देता हूं यहाँ पे, उसने बोला है कि रोल का नेम आपको लेना है VM इंपोर्ट, ठीक है। ये नेम हम VM इंपोर्ट क्यों लेते हैं, इसका मैं रीजन अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप दूसरा नेम लेना चाहते हैं तो आपको एक जगह फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये रोल क्रिएट होगा, क्लिक ऑन द रोल, और आपको जाना है ट्रस्ट रिलेशनशिप में, ठीक है। ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाके एडिट करना है। अब यहाँ पे ना रोल का नेम आपको कॉल करना है, इस वाले सिंटेक्स को यहाँ से रिमूव करके, जो मैंने सर्विस रोल का कोड आपको दे रखा है। तो ये सर्विस रोल ना सिंपल ये बता रहा है कि मैं आपको एक सर्विस लिंक रोल बना के दे रहा हूं टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन S3 एंड EC2 सर्विस। अब यहाँ पे देखो, जो ये रोल नेम है ना, ये मैंने कॉल कर रखा है, इसीलिए मैंने एग्जैक्टली रोल का नाम VM इंपोर्ट लिया था। अगर आप जैसे रोल का नाम XYZ लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे भी आपको XYZ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने VM इंपोर्ट लिया है, तो इसको कंप्लीटली मैंने कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट, अपडेट ट्रस्ट पॉलिसी करना है। नाउ आपका प्रिपरेशन जो पार्ट है ना, वो पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। और दिस इज वन टाइम जॉब, आपको बार बार नहीं करनी है चीजें, एक बार होने के बाद सेम यूजर को सेम
कॉन्फ़िगरेशंस को आप यूज कर सकते हैं अदर वीएम्स माइग्रेशन के लिए भी। ठीक है, करना क्या है आपको, नाउ यू नीड वन सर्वर टू माइग्रेट द योर मशीन। ठीक है, तो सर्वर भी आप ऐसा कर लें, किसी भी रीजन में आप सर्वर बना सकते हैं, बट बेटर टू क्रिएट इन सेम रीजन जहां पे आप अपने मशीन को माइग्रेट करके ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, लॉन्च इंस्टेंसेस पे मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद मेरे को AWS का CLI चाहिए मशीन के अंदर। तो व्हाट आई कैन डू, या तो मैं RHEL का मशीन बनाऊं फिर वहां पे AWS का CLI पहले मैनुअल इंस्टॉल कर लूं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, Amazon का लिनक्स बना लें, उसमें ऑलरेडी AWS का CLI हमें इंस्टॉल्ड मिलता है। ठीक है, तो मैंने Amazon लिनक्स का मशीन यहाँ से चूज किया और t2.micro इंस्टेंस टाइप ऐड स्टोरेज नेम, और इसको एक नेम मैंने दे दिया क्या, दिस इज माय माइग्रेशन सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट लॉन्च की पेयर एक्नॉलेज लॉन्च द इंस्टेंसेस। ठीक है, नाउ इस सर्वर पे आपको पहले लॉग इन करना है, सेम जैसे हम सिंपली करते हैं बाय यूजिंग द पब्लिक आईपी। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो माइग्रेशन यूजर है ना उसकी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो AWS CLI कमांड चलाने के लिए प्रोफाइल क्रिएट करने का कमांड है हमारे पास AWS कॉन्फ़िगर। जिस यूजर से आप कमांड चलाना चाहते हैं माइग्रेशन का, वी नीड टू क्रिएट द प्रोफाइल ऑन माइग्रेशन सर्वर फर्स्ट। ठीक है, तो AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाया मैंने यहाँ पे, तो आपसे बोल रहा है कि AWS एक्सेस की आईडी, जिस यूजर से कमांड चलाना चाहते हैं उसकी एक्सेस की आईडी आप दो। तो हमने माइग्रेशन यूजर जो बनाया था उसकी CSV फाइल हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा था, राइट। तो CSV फाइल में यहाँ क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हैं, ये क्रेडेंशियल्स हमें क्या करने हैं वहाँ पे एज अ प्रोफाइल में कॉल करने हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया मैंने और जहाँ पे हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंटर, फिर आपसे बोल रहा है सीक्रेट एक्सेस की। सीक्रेट एक्सेस की में मैंने क्या दिया यहाँ पे, यार मैंने AWS का CLI आपको पढ़ाया कि नहीं अभी? नहीं, वो अलग से नहीं पढ़ा आपको। ठीक है, चलो एक क्लास उसका भी मैं अभी देना है आपको, है ना। AP साउथ 1। ठीक है, और आउटपुट फॉर्मेट आप ले लेना जैसन। ठीक है, AP साउथ 1 का मतलब ये हो गया कि मेरा जो भी कमांड एग्जीक्यूट होना वो एप्लीकेबल हो ओनली फॉर मुंबई रीजन, मतलब सर्वर मेरा माइग्रेट होगा मुंबई में, तो मैंने रीजन को फिक्स कर दिया यहाँ पे, कमांड भी मेरा हर एक कहाँ पे चलना चाहिए AP साउथ 1 में। ठीक है, और आउटपुट फॉर्मेट ले लिया मैंने डिफॉल्ट जैसन। इतना होने के बाद पहले आप एक कमांड चला के ये देख लेना कि आप AWS से ऑथेंटिकेट कर पा रहे हो कि नहीं बाय यूजिंग द माइग्रेशन यूजर। अगर आप बकेट्स को लिस्ट कर पा रहे हो सक्सेसफुली, दैट मींस कि आपका ऑथेंटिकेशन काम कर रहा है। तो ये वाला बकेट है हमारा, इस बकेट के अंदर हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, VMDK फाइल। ठीक है, अब देखो ये यहाँ के बाद जो माइग्रेशन का प्रोसेस है ना वो ऑनलाइन है सारा। ऑनलाइन के लिए हमें एक फाइल में ना रेफरेंस देना होता है कि आपका जो माइग्रेशन वाला सर्वर है उसकी एक्सपोर्टेड फाइल जो है वो कहाँ पे रखी है, तो वो बकेट के अंदर है। तो वो चीज हमें ना एक फाइल में बतानी होती है कि दिस इज द बकेट एंड दिस इज द फाइल नेम, जिसको हमें AMI में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स देखो है क्या, तो एक फाइल आपको रूट पे आप कहीं पे भी एक फाइल बना लो। ठीक है, इस मशीन के अंदर किस नाम से, कंटेनर्स डॉट जेसॉन के नाम से। ठीक है, और इस फाइल के अंदर आपको कंटेंट क्या रखना है, ये वाला। अगर देखो अभी तो हमारा एक सर्वर है जिसको हम माइग्रेट करके लेके जा रहे हैं,
अगर आपके पास 20 सर्वर्स होते तो 20 सर्वर्स के लिए सेम सिंटेक्स में आपको क्या करना पड़ता, नीचे ऐसे ही ये एक सर्वर के लिए है। अगर दूसरा सर्वर भी आपको माइग्रेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे करके एक और बार आपको यहाँ पे सेम कंटेंट आपको पुट करना पड़ेगा। तो मल्टीपल डिस्क के लिए अगर आप देखोगे ना, तो मैंने नीचे सिंटेक्स लिखा हुआ है, मल्टीपल डिस्क मतलब मल्टीपल सर्वर्स के लिए। देखो ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 किया मेरा क्या है, इंपोर्ट मल्टीपल डिस्क। अभी हमारे कितने सर्वर्स को हम माइग्रेट कर रहे हैं मनोरंजन? एक ही सर्वर सर। एक सर्वर है तो वी विल टेक द दिस दिस सिंटैक्स, ठीक है। हम्म। और मल्टीपल जैसे 3 या 4 आपके पास होते तो आप नीचे क्या करते जाते उसमें, एड ऑन, हाँ। हम्म। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, सिंगल सर्वर का यहां से सिंटैक्स कॉपी किया, और यहाँ पे जो मैं फाइल बना रहा हूँ कौन सा, कंटेनर्स डॉट जेसॉन, और इस फाइल में जाके मैंने क्या किया, कंटेंट को कॉपी पेस्ट। अब इसमें चेंजेस आपको क्या करने हैं, आपको बोल रहा है कि फॉर्मेट बता दो, आपका फॉर्मेट ओबीए है या कौन सा है, जो एक्सपोर्टेड डिस्क आपका था, एक्सपोर्टेड डिस्क उसका सिंटेक्स क्या था। तो हमारा सिंटेक्स क्या है, एएमडी क्या। अब आपसे बोल रहा है कि कौन सी बकेट के अंदर आपने कंटेंट रखा हुआ है, ये फाइल कौन सी बकेट के अंदर है। तो बकेट का नाम क्या था हमारा, के आर माइग्रेशन बचा। माइग्रेशन हाइफन बकेट। और इसके बाद आपसे बोल रहा है कि की का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, जो बकेट के अंदर फाइल आपने अपलोड किया उसका नेम क्या है। तो नेम आप कैसे देखोगे, S3 सर्विस में जाओ, बकेट के अंदर आप जाओ, जो फाइल है उस पर क्लिक करो आप। दो तरीके, या तो यहां से कॉपी कर लो या फिर की वैल्यू में भी इसका नाम आपको दिखेगा, वेयर इज द की वैल्यू, लेफ्ट बॉटम। दिस इज द की वैल्यू, इसको यहां से कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद, सॉरी, यहाँ पे आके क्या कर दो, सिंपल कॉपी पेस्ट, ठीक है। और फाइल को सिंपल सेव करके आपको आ जाना है बाहर, ठीक है। अब आपसे देखो बोल रहा है कि आपको एक माइग्रेशन स्टार्ट करने का एक कमांड एग्जीक्यूट करना है, और वो कमांड आपको देखो इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। आपसे बोल रहा है कि सिंगल डिस्क है, अगर एक सर्वर को माइग्रेट कर रहे हैं तो ये वाला कमांड कॉपी करना है, और मल्टीपल डिस्क का है तो ये वाला कमांड आपको कॉपी करना है, ठीक है। अब ये वाला हमारा तो सिंगल है या मल्टीपल है, हम तो सिंगल कर रहे हैं राइट। सिंगल। सिंगल के लिए आपको ये वाला मैंने कॉपी किया, लेकिन ये जो कमांड है ना, ये विंडोज मशीन से अगर आप माइग्रेशन का कमांड चला रहे हैं तब, क्योंकि फाइल कॉलन बैकवर्ड स्लैश जो आते हैं हमारे, वो आते हैं विंडोज में। सी सी लिखा हुआ है ना, मतलब ड्राइव कंटेनर्स डॉट जेसन फाइल आपका कहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब ये है पाथ। बट हमारा क्या है, लिनक्स मशीन है, तो हम लोग इसमें चेंजेस क्या करेंगे, फाइल कॉलन डबल स्लैश, और हमारा फाइल कहाँ पे रखा हुआ है, कंटेनर्स डॉट जेसन रूट पे रखा हुआ है ना। देखो रूट में क्यों बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी अगर आप करोगे, दिस इज द पाथ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला कमांड जो का त्यों यहां से कॉपी करो इतने का इतना, ठीक है। और डबल कोट्स में फाइल कॉलन डबल स्लैश, ये हो गया इनका स्टैंडर्ड। और हमारा क्या है, पाथ रूट के अंदर फाइल है किस नाम से, कंटेनर्स डॉट जेसन के नाम से, ठीक है। क्या करना है आपको, सिंपल एंटर करना है, और माइग्रेशन का प्रोसेस मॉनिटर करने के लिए कि कितना माइग्रेशन कंप्लीट हो गया, आपको एक टास्क आईडी उसने दिया है जिससे कि आप मॉनिटर कर सकते हैं। और सेम डॉक्यूमेंट में ना टास्क को मॉनिटर करने का कमांड भी आपको दे रखा है, देखो क्या बोल रहा है आपसे, मॉनिटर एंड इंपोर्ट इमेज टास्क। तो इसके ना स्टेटस ऐसे चेंज होंगे, पहले एक्टिव होगा, फिर डिलीटिंग, फिर डिलीटेड, अपडेटिंग, वैलिडेटिंग, वैलिडेटेड, कन्वर्टिंग, और जब कंप्लीटेड स्टेटस आपको दिख जाएगा ना, तो आपसे बोल रहा है कि इंपोर्ट टास्क इज कंप्लीटेड एंड द एएमआई इज रेडी टू यूज नाउ। क्या करना है, इस वाले कमांड को कॉपी करो टास्क को मॉनिटर करने के लिए, और टास्क आईडी की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टास्क आईडी मैंने यहां से कॉपी किया, ठीक है। और कमांड में क्या किया मैंने यहाँ पे,
इतना रिमूव करके एंटर योर टास्क आईडी। अब इसको मॉनिटर करना है। अभी देखो एक्टिव स्टेटस में है, तो ये आपका कम से कम 10 मिनट लेगा, ठीक है, पूरा कंप्लीटेड स्टेटस को करने के लिए। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टॉप द वीडियो नाउ एंड विल रिज्यूम वंस दिस विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो देखो अभी अगर हम टास्क को फिर से मॉनिटर करते हैं तो इट्स शोइंग कंप्लीटेड, ठीक है। आपको बता रहा है कि इसने बैकएंड में एक स्नैपशॉट क्रिएट किया है विद दिस आईडी एंड एक AMI भी आपको क्रिएट करके दिया है विद दिस इमेज आईडी, ठीक है। आपको करना क्या है, बस यहाँ से आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन करना है एंड जिस रीजन में आपने सर्वर को माइग्रेट किया था उस रीजन में AMI में जाने के बाद आपके पास एक AMI आपको यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। और एक स्नैपशॉट भी आपको दिखना चाहिए, क्योंकि AWS में मैंने आपको बताया था चाहे आप इमेज माइग्रेट करो चाहे आप कस्टम इमेज बनाओ, ठीक है, बैकएंड में हर एक AMI एक स्नैपशॉट को यूज करता है, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद तो आपका इमेज आपके पास अवेलेबल है नाउ। इस इमेज को टेस्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक नया सर्वर बिल्ड करके आप देखो पहले। इसके बाद जो जो चीज़ें हम अभी तक करते थे ना वो सब चीज़ें आपकी सेम है अब AWS में। सर्वर आपका AMI में कन्वर्ट होने के बाद उस इमेज को AWS की अदर इमेजेस की तरह आप यूज कर सकते हैं। माई AMIs में जाओगे, सो दिस इज द इमेज जो आपने माइग्रेट किया था, ठीक है। सेलेक्ट करो आप यहाँ से एंड कोई सा भी फ्लेवर आप ले सकते हैं, कोई सा भी इंस्टेंस टाइप। BPC डिसाइड कर लो किस BPC में आपको सर्वर को रन करना है। स्टोरेज बाय डिफॉल्ट 20 GB उसने लिया है, ठीक है, फ्रॉम द बेस इमेज। अब आप यहाँ देख लो कि कितना स्टोरेज आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वर का कोई भी नेम आप दे दो, जैसे लेट सपोज दिस इज योर वेब सर्वर। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ग्रुप। सक्सेसफुली आपका सर्वर इमेज से बूट होना चाहिए, बस आपका टारगेट ये है, ठीक है। लॉन्च दी इंस्टेंस। सर्वर को लॉगिन करने के लिए तो मैंने इस सर्वर में कोई भी की बेस ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं कर रखा है। आप चाहो तो इस सर्वर को विद प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ना ये पब्लिक आईपी में दे रहा हूँ चैट में, आप अपने एंड से ट्राई करो इसको ऐसे सर्च करना पुट्टी के थ्रू। मैंने चैट में सबको आईपी दे दिया है सर्वर का पब्लिक, ठीक है। एंड यूजर नेम इज रूट और पासवर्ड इज रेड हैट। ट्राई करो आप, इधर से मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। आईपी डाला मैंने, ओपन। क्योंकि AWS जो हमें AMI देता है उन्होंने अपने एंड से वो कस्टमाइजेशन करा हुआ है कि की बेस ऑथेंटिकेशन ही आपके लिए इनेबल है, पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। बट हमने जो ऑन प्रेमाइसेस सर्वर था उसको हम पासवर्ड बेस लॉगिन कर पा रहे थे, तो सेम सर्वर हमने क्लाउड में माइग्रेट किया। तो मेरा पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड से सर्वर मेरा लॉगिन होना चाहिए। अब इस सर्वर में आप कुछ भी कर सकते हैं, ट्राई टू डू यम इंस्टॉल्ड httpd-y, ठीक है। पैकेजेस इंस्टॉल हो गए आपके। इसके बाद नाउ systemctl start httpd systemctl enable httpd और echo this is for this is my migration server where www। सर लॉगिन हो रहा है। हाँ जी, होना चाहिए लॉगिन सबका, ठीक है।
index.html एंड कर्ल करो यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है। सेम आप पब्लिक आईपी को भी ब्राउजर में हिट करते हैं तो आपका सेम कंटेंट ओपन होना चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया है, बाकी का अभी देखो आप चाहो तो इस AMI को भी आप डी रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सर्वर अवेलेबल है, फिर AMI की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और इस स्नैपशॉट को भी आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। AMI का सर्वर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। नाउ सर्वर इज आइसोलेट रिसोर्स एंड योर AMI इज आइसोलेट, ठीक है। सर्वर पर परफेक्टली आपका चल रहा है, तो इसमें इतना ही है माइग्रेशन में, ज़्यादा नहीं था कुछ भी, ठीक है। इसके बाद ये नॉर्मल आपके AWS के क्लाउड का सर्वर है, आप इसको जैसे मैनेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। Sorry, Sham, I got call from my office. Firstly, we imported this AMI, and then we created that snapshot, and from that snapshot, we created this हमने नहीं server. किया, वो सब ऑनलाइन प्रोसेस था। जो कमांड हमने चलाया था माइग्रेशन का, हाँ हाँ. उस कमांड ने पहले एक स्नैपशॉट क्रिएट किया, स्नैपशॉट को कन्वर्ट किया AMI में, और AMI को यूज करके हमने सर्वर अपना Okay. रेडी किया है। Custom AMI से हमने server build up कर लिया. राइट। Okay. तो जो AMI था ना वो VMD के फाइल ही था आपका, बस उसको कन्वर्ट किया हमने, Yeah. ठीक है। Okay. Okay.